हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड इन डेप्थ एनालिसिस और रिवीजन के साथ साथ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 7 मार्च 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। यहाँ अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारे करंट अफेयर्स के सेशंस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि हम इन्हीं एग्ज़ाम्स को यहाँ पर टारगेट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इन सारे पेपर्स में जो एक कॉमन सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर्स, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से तैयार करते हैं तो ये आपको सारे ही पेपर्स में हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइम टू टाइम क्वालिटी कंटेंट लेक्चर्स करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग लाते रहते हैं। तो अगर आप एक अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं करंट अफेयर्स की तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको खुद रियलाइज़ होगा कि कौन सी चीज़ है जो दूसरे चैनल से हमारे चैनल को डिफरेंट बनाती है। यहाँ पर बेसिकली हम रिवीजन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और कम से कम अगर आप 10 दिन का ट्रायल हमें देकर देखेंगे तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि किस तरह से जो आपकी नॉलेज है करंट अफेयर्स में वो बढ़ती जाएगी, उसमें आप ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुँचा हमारी इन क्लासेस से। तो इसलिए आप इन फीडबैक्स को कंसीडर करके एक ट्रायल हमें ज़रूर देकर देखिएगा। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। और हमारी क्लास का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले हम करते हैं क्विक रिवीजन, यानी हमने एक दिन पहले जो 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं डिटेल में, उनको यहाँ पर हम दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम आज के अपने टॉप 12 क्वेश्चंस देखेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ, और लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, जिससे कि आप खुद को एनालाइज कर सकें कि आपने कितना पढ़ा कितना समझा। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है हमारा पूरा सेशन। चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं क्विक रिवीजन के साथ। कल का हमने पहला प्रश्न किया था, विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापा में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर आता है। तो बाल मोटापा में भारत दूसरे स्थान पर आता है। टॉप 3 देश दिखेंगे यहाँ पर, तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर है भारत और तीसरे पर है अमेरिका। पहले अमेरिका दूसरे स्थान पर होता था, लेकिन अब भारत ने अमेरिका को ओवरटेक किया है इस मामले में, और इस रिपोर्ट के जारी करता है विश्व मोटापा संघ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना संवाद के किस संस्करण का उद्घाटन किया है। तो ये 11वां संस्करण था और इसके लिए हमने थीम रखी थी संस्कार अभिकथन सामंजस्य प्रगति। ठीक है, यहाँ पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टार। क्वेश्चन नंबर 3 था, पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो ये हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर फिन एलन। ठीक है, 33 गेंदों में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये पारी बनाई है। नेक्स्ट है, भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना जिसका नाम है सक्षम, इसका शुभारंभ कहाँ से हो गया है, तो मुंबई शहर से। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि हम हर साल 8 मार्च को मनाते हैं, इसके अवसर पर संपूर्ण भारत में अस्मिता एथलेटिक्स लीग शुरू करने की घोषणा कर दी है। तो ये है रक्षा निखिल खट से। यहाँ पर अस्मिता लीग का पूरा नाम क्या है, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया जा रहा है। तो 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक, और इस इवेंट के लिए हमने थीम रखी है सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करें, शिक्षित करें और सशक्त बनाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जल दाह संस्कार को कानूनी मान्यता देने वाला ब्रिटेन का पहला देश कौन सा बन गया है। तो ये देश है स्कॉटलैंड। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर इचनस किस देश में स्थित है, जो 6 साल बाद मार्च 2026 में फिर से सक्रिय हो गया। तो ये अमेरिका में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, 67,800 साल पुरानी दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात रॉक आर्ट जिसका नाम है हैंड स्टेंसिल, इसकी खोज कहाँ पर हो गई है, इंडोनेशिया के देश में। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने भारत में सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए किस एजेंसी के साथ फेज 2 चर्चा अभिलेख समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। तो ये हमने एग्रीमेंट साइन किया है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जीका के साथ। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में डोल जात्रा त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया गया। तो ये त्यौहार मनाया जाता है पश्चिम बंगाल राज्य में। और आखिरी प्रश्न हमने किया था, मार्च 2026 में भारत की गिफ्ट सिटी स्थित NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर किस देश का पहला ब्लू बॉन्ड दोहरी रूप से सूचीबद्ध हुआ है। तो ये देश है श्रीलंका। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के टॉप 12 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफ़र करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में इन क्वेश्चंस के बारे में बात करी थी। बाकी चलिए, अब बिना आपका टाइम लेते हुए आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे टॉप 12 न्यूज़ कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पर कंटिन्यू करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है, वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं। और इसके अलावा हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। साथ ही ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स की पेड वीडियो भी अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप हमारी एड फ्री वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस कॉम्बो डीसीए में हम आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिना ऐड के आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का टेस्ट देते हैं। 15 क्वेश्चंस की आपको PDF भी मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ। और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें 1 नंबर का सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। इसलिए मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेस्ट बंगाल में हाल ही में नए गवर्नर अपॉइंट हो गए हैं और इनका नाम है RN रवि। पहले कहाँ पर ये गवर्नर हुआ करते थे? तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। तो ऐसा हुआ है कि हाल ही में 9 नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई है। इनको हम अभी बाद में देखेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया, ठीक है। तो कौन से राज्य के ये नए गवर्नर बने हैं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर है पश्चिम बंगाल। और पहले ये कहाँ पर गवर्नर थे, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। तो ये पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे। अभी हमने 1-2 दिन पहले भी ये चीज़ रिवाइज की थी, ठीक है। आइए देख लेते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो 9 नए राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्ति की है वो कौन कौन से हैं। पहले हैं शिव प्रताप शुक्ला, ये तेलंगाना राज्य के नए राज्यपाल बन गए हैं। जिष्णु देव वर्मा महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बन गए। नंद किशोर यादव नागालैंड राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। इसके बाद सैयद अता हसनैन, ये बिहार के नए राज्यपाल बन गए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये तमिलनाडु के नए राज्यपाल हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमिलनाडु के जो ऑलरेडी गवर्नर थे RN रवि, उनको वेस्ट बंगाल का गवर्नर बनाया गया और यहाँ पर अब नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है। फिर कविंदर गुप्ता, जो अभी तक लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे, ये हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल नियुक्त हो गए हैं। इसी के साथ तरनजीत सिंह संधू जो हैं वो दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं और विनय कुमार सक्सेना लद्दाख के नए उपराज्यपाल बन गए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं। यहाँ से आप एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चंस देखेंगे। आपने मॉक टेस्ट में भी देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और साथ ही एग्जाम्स में भी। तो आपको ये जो सारे नाम हैं इनका स्क्रीनशॉट लेकर सेपरेट एक नोट बना लेना है और इनको ज़रूर याद कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। मार्च 2026 में VBG रामजी युवा डिजिटल अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसके बारे में ऑलरेडी हम पीछे बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अब मिनिस्ट्री की बात हो रही है। VBG रामजी यूथ डिजिटल कैंपेन की शुरुआत की है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय माई भारत के सहयोग से राष्ट्रव्यापी VBG रामजी युवा डिजिटल अभियान शुरू कर रहा है। इसका उद्देश्य विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025 के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। तो ये जो मिशन अधिनियम है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि पहले जो MG नरेगा हुआ करता था या MGNREGS हुआ करता था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है विकसित भारत ग्रामीण फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है। ये इसका नया नाम रखा गया है।
और इसी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, कौन सा एक राज्य था जिसने इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट किया था, इसका बेसिकली अपोज किया था? ये राज्य था वेस्ट बंगाल। ठीक है। पश्चिम बंगाल राज्य को ये बात पसंद नहीं आई कि इस स्कीम में महात्मा गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है, और एज अ रिजल्ट इन्होंने इस चीज़ का विरोध करते हुए इनके यहाँ पर जो एक गारंटी स्कीम है जिसका नाम अभी तक हुआ करता था कर्मश्री, उसका नाम इन्होंने पलट कर रख दिया था महात्मा श्री। ठीक है। तो आपको ये भी फैक्ट एक याद रखना है कि इस चीज़ का अपोजिशन किया था वेस्ट बंगाल ने, और एज अ रिजल्ट इनके यहाँ पर जो गारंटी स्कीम है, काम की जो गारंटी की स्कीम है, उसका नाम था अभी तक कर्मश्री, लेकिन इसका नाम इन्होंने बदल कर लिख दिया है महात्मा श्री। ओके। यहाँ पर चलिए हम केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किस मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना शुरू की है? तो ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030 और 31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। ये योजना कब शुरू हुई थी? तो 9 मई 2015 को। कब तक चलेगी? 2030 और 31 तक। केंद्रीय बजट 2026 और 27 में ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल की यहाँ पर घोषणा की गई? तो श्री मार्ट्स की। नेक्स्ट है, भारत को दवाओं और जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए बजट 2026 में किस मिशन की घोषणा की गई है? तो इसका नाम है बायोफार्मा शक्ति मिशन। हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि जो शक्ति मिशन डिक्लेयर किया गया है बजट में, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? याद रखिएगा, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहां से किया है? तो मध्य प्रदेश के सीहोर से। केंद्रीय बजट 2026 और 27 में लॉजिस्टिक्स के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? इस योजना का नाम है कंटेनर विनिर्माण योजना। केंद्रीय बजट 2026 और 27 में रेशा, ऊन, जूट और फाइबर के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना की घोषणा की गई? तो ये थी राष्ट्रीय रेशा योजना। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट केंद्रीय योजनाएं हैं जिनको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम किया जा सकता है। और साथ ही अगर आप बजट के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक हमारे चैनल पर बजट के नाम से वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हमने इस साल का जो बजट है उसके बारे में डिटेल में बात करी थी, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। ठीक है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों ने कवक के खतरों का पता लगाने के लिए हीलियम बैलून के जरिए मिनी सैटेलाइट विकोसैट-1 लॉन्च किया है? तो कौन से राज्य है इसमें से जहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये मिनी सैटेलाइट डेवलप किया है वाया हीलियम बैलून टू डिटेक्ट द फंगल थ्रेट? आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, तमिलनाडु राज्य के ये गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स हैं। तो तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के अरियाकुडी सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 11 के 13 छात्रों ने 600 ग्राम का मिनी उपग्रह विकोसैट-1 लॉन्च कर दिया है। इसे हीलियम गुब्बारे के जरिए 22 किलोमीटर की ऊंचाई यानी समताप मंडल तक भेजा गया, जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कवक बीजाणुओं का अध्ययन करेगा। ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तमिलनाडु राज्य। यहाँ पर हमने सैटेलाइट की बात की तो आपको एक सैटेलाइट ज़रूर याद में रखना है, और इस मिशन का नाम है ओहिसामा। ओहिसामा जो है एक सैटेलाइट मिशन है। किस देश का है? तो जापान देश का। इसके तहत क्या होगा? तो ये एक जापान का मिशन है। इसके तहत ये वायरलेस सोलर एनर्जी को ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम स्पेस टू अर्थ। ठीक है। तो पहली बार ये प्लानिंग हो रही है कि वायरलेस सोलर एनर्जी को ट्रांसमिट किया जाए स्पेस से लेके अर्थ तक, और इस मिशन का नाम रखा है जापान ने ओहिसामा सैटेलाइट मिशन। ठीक है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में अमेरिका के नए गृह सुरक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूएस होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी हाल ही में नए बन गए हैं मार्कविन मुलिन। बी ऑप्शन करेक्ट है। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिस्टी नोएम को गृह सुरक्षा मंत्री पद से हटाकर उनकी जगह मार्कविन मुलिन को नियुक्त कर दिया है, और यह नियुक्ति 31 मार्च 2026 से प्रभावी होने वाली है। ठीक है। तो किसको रिप्लेस कर रहे हैं ये भी याद रखिएगा। तो ये क्रिस्टी नोएम को रिप्लेस कर इस पोजीशन पर आ रहे हैं। फाइन। तो नए जो यूएस होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी हैं, ये कौन है? मार्कविन मुलिन। यूएस के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल बिकॉज ऑफ ईरान इजराइल वॉर। उसमें हमने देखा किस तरह से यूएस ने हेल्प करी इजराइल की, और किस तरह से इन दोनों ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर को मौत के घाट उतारा था। ठीक है।
उसके अलावा यूएस इस वजह से भी न्यूज़ में था क्योंकि पिछले दिनों इन्होंने वेनेजुएला देश के ऊपर अटैक किया था, जिसके बाद यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था निकोलस मादुरो, इनको इन्होंने गिरफ्तार किया और एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट थी अभी तक डेल्सी रॉड्रिगेज, इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला। ठीक है, इसके बारे में और भी चीज़ें थी जिनके बारे में हमने बात करी थी, जैसे कि वेनेजुएला की जो एक पर्सन है मारिया कोरिना मचाडो, कौन है ये इस साल की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। नोबेल पीस प्राइज़ मिला था इनको 2025 में। इन्होंने एज अ रिजल्ट क्या किया था, अपना जो ये नोबेल पीस प्राइज़ था ये गिफ्ट किया था यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। तो इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी उठ गई थी और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम अपने सेशंस में डिस्कस करते रहते हैं। यहाँ पर पर्पज़ है एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करवाना ताकि आप कुछ भी भूलें नहीं। ठीक है, क्योंकि आजकल यूएस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो यहाँ से कोई भी स्टैटिक जीके भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम यूएसए के बारे में सारे स्टैटिक फैक्ट एक बार देख लेते हैं। राजधानी इसकी है वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा चलती है यहाँ अमेरिकी डॉलर। महाद्वीप यानी कौन से महाद्वीप में ये स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका में। 47वें राष्ट्रपति यहाँ के हैं डोनाल्ड ट्रंप। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था, तो 1787 में। अमेरिकी संविधान के पहले 3 शब्द हैं वी द पीपल। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था, तो ये था अलास्का। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अमेरिका को किसने खोजा था, कोलंबस ने। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास रचा था, कमला हैरिस ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के ध्वज में कितने सितारे हैं, तो टोटल यहाँ पर 50 हैं। ये जो आप स्टार्स देखते हैं टोटल 50 स्टार्स हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। संसद से याद आया कि पिछले दिनों इजराइल की जो संसद है वो भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी क्योंकि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे विजिट करने और यहाँ की संसद को एड्रेस करने। तो यहाँ की संसद का नाम याद रखिएगा, क्या था, नेसेट। संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश कौन सा था, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के संविधान से क्या लिया है हमने, तो न्यायपालिका यानी जस्टिस वाला जो पूरा थीम है और इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। ठीक है, ये पूरा आपका स्टैटिक फैक्ट हो गया यूएसए के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन 2 शुभंकरों का अनावरण किया है। सेंसस 2027 के लिए यहाँ पर 2 मैस्कट्स रिलीज किए गए हैं होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा और इन मैस्कट्स का नाम है प्रगति और विकास। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत की 2027 की डिजिटल जनगणना के आधिकारिक शुभंकर के रूप में प्रगति और विकास का अनावरण किया गया। जनगणना 2027 जो है इसके बारे में खास बात क्या है, ये हमारी पहली डिजिटल और जाति आधारित यानी कास्ट बेस्ड सेंसस होने वाला है। जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की 8वीं और कुल मिलाकर देश की 16वीं जनगणना होगी। नंबर जरूर याद रखिएगा कि ये फ्री इंडिया का 8वां और ओवरऑल 16वां हमारा सेंसस होने वाला है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रगति और विकास। मैस्कट्स जो होते हैं किसी भी इवेंट के लिए या फिर किसी स्पोर्ट के लिए वो आपको ध्यान में रखने होते हैं। जैसे कि पिछले दिनों हमने बात करी थी विंटर ओलंपिक्स 2026 के बारे में। इसके लिए मैस्कट क्या रखा गया था, इसके लिए मैस्कट था टीना एंड मिलो। ठीक है, विंटर ओलंपिक्स 2026 के कहाँ पर हुए हैं, इटली शहर में हुए हैं, इटली के मिलानो और कॉर्टिना शहर में। यहाँ पर मेडल टैली देखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा देश था, तो ये देश था नॉर्वे। ठीक है, और इटली जो कि होस्ट देश था इसकी रैंक क्या थी, ये 4थे स्थान पर था। फाइन। इसके अलावा विंटर ओलंपिक्स हर 4 साल पर होते हैं। 2030 में विंटर ओलंपिक्स के लिए होस्ट देश रहेगा फ्रांस और इसके 4 साल के बाद यानी 2034 में विंटर ओलंपिक्स के लिए होस्ट देश रहेगा यूएस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्च 2026 में अमेरिका के किस विश्वविद्यालय में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो कौन सी अमेरिकन यूनिवर्सिटी है जहां पर महात्मा गांधी की स्टैचू को अनवील किया गया पहली बार। आंसर हो जाएगा मोंटाना विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये प्रतिमा मोंटाना विश्वविद्यालय के मिसूला परिसर में स्थित माइक मैंसफील्ड सेंटर में स्थापित की गई है। इस प्रतिमा के अनावरण मोंटाना के गवर्नर ग्रेग जियानफोर्ड और सेटल में भारत के कौंसल जनरल प्रकाश गुप्ता ने किया है। ठीक है, तो किसने अनावरण किया ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखना है कि कहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी में ये स्टैचू अनवील की गई है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना में। ठीक है, इसी तरह पिछले दिनों इंडिया के अंदर अगर हम बात करेंगे तो जो राष्ट्रपति भवन है हमारा, वहाँ पर अभी तक किसकी स्टैचू हुआ करती थी, ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस की। ठीक है, लेकिन 2026 में इस चीज़ को रिप्लेस कर दिया गया और अब एडविन लुटियंस की जो प्रतिमा थी इसको रिप्लेस किया गया है सी राजगोपालचारी की प्रतिमा से। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक इस भारतीय महिला को टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल कर लिया गया है।
तो टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की जो 16 ग्लोबल लीडर्स की सूची रिलीज होती है उसमें कौन सी एक वुमेन है जिनको इंक्लूड किया गया, ये है सफीना हुसैन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक हैं सफीना हुसैन और इनको टाइम पत्रिका की वुमेन ऑफ द ईयर 2026 में से एक के रूप में सम्मानित किया गया। टाइम वुमेन ऑफ द ईयर उन प्रभावशाली महिलाओं को मान्यता देता है जो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं। और किस वजह से हमारी जो एजुकेट गर्ल्स संस्था है ये न्यूज़ में आई थी लास्ट ईयर, क्योंकि 2025 में एजुकेट गर्ल्स जो है इसको प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नवाजा गया था। इसी के साथ ये प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अचीव करने वाला या हासिल करने वाला इंडिया का पहला ऑर्गेनाइजेशन बना था। ठीक है, पिछले दिनों ये जो करंट अफेयर है हमने बहुत बार रिवाइज किया था। तो इसकी संस्थापक हैं सफीना हुसैन और इनको इंक्लूड किया गया है टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स की सूची में। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर फाल्गुनी नायर हैं, गीता गोपीनाथ हैं, किरण मजूमदार शॉ हैं। सारी के सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं। फाल्गुनी नायर कौन है? फाल्गुनी नायर जो हैं वो नायका के लिए CEO और इसकी फाउंडर है। नायका क्या है? ये एक ब्यूटी कंपनी है। आई एम श्योर आप में से जितने भी फीमेल्स होंगी वो सब जानती होंगी नायका के बारे में। इसके अलावा गीता गोपीनाथ जो हैं ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में डेप्यूटी MD रह चुकी हैं और किरण मजूमदार शॉ जो हैं ये फाउंडर और चेयरपर्सन हैं बायोकॉन लिमिटेड के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको ऑप्शंस जो है बहुत कंफ्यूजिंग दिए गए थे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनवरी-फरवरी 2026 के दौरान मृत व्यक्ति द्वारा अंगदान के मामले में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? जनवरी से लेकर फरवरी 2026 में कौन सा हमारा राज्य है जहां से सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेट किए गए हैं मृत व्यक्तियों के? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, तमिलनाडु राज्य। तो तमिलनाडु ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु के अंतर्गत संचालित प्रणाली के माध्यम से मृत अंगदान के मामलों में भारत का अग्रणी राज्य है। वर्ष 2026 के पहले 2 महीनों में राज्य में 57 मृत अंगदाताओं का पंजीकरण हुआ जो लगभग प्रतिदिन एक दाता के बराबर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेट किए गए हैं तमिलनाडु राज्य से मृत व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? हट्टी रिसाला फेस्टिवल हाल ही में मनाया गया है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र की जालना में ऐतिहासिक हट्टी रिसाला जुलूस ने होली के अगले दिन धूलिवंदन के दौरान धूमधाम से अपना 138वां वर्ष पूरा कर लिया है। होली के अगले दिन के अवसर पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला ये भव्य जुलूस शहर की मुख्य सड़कों से होकर गुजरता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, महाराष्ट्र राज्य। इसी तरह पिछले दिनों हमने होला मोहल्ला फेस्टिवल के बारे में बात की थी। होला मोहल्ला त्यौहार जो है ये कौन सी कम्युनिटी मनाती है, आपको ये याद में रखना है। तो ये सिख कम्युनिटी का त्यौहार है। ठीक है, होला मोहल्ला फेस्टिवल। नेक्स्ट है प्रख्यात पत्रकार और पूर्व राजनयिक हरिकृष्ण दुआ का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? एच के दुआ का हाल ही में निधन हो गया है एट द एज ऑफ 88 ईयर्स और इनको पद्म भूषण मिला था 2008 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे ये। हरिकृष्ण दुआ द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस और द ट्रिब्यून जैसे प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों के संपादक रहे हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों के मीडिया सलाहकार और डेनमार्क में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया है। डेनमार्क में ये भारत के राजदूत थे 2001 से लेकर 2003 तक और पहले के जो प्रधानमंत्री जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी और HD देवगौड़ा इनके ये मीडिया सलाहकार भी रह चुके हैं। तो हाल ही में इनका निधन हुआ, इस वजह से आपको याद में रखना है कि इनको कौन सा एक अवार्ड मिला था, पद्म भूषण अवार्ड कब मिला था? 2008 में। ठीक है, पिछले दिनों और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनकी डेथ हुई है, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, महाराष्ट्र राज्य के जो डेप्यूटी CM थे जिनका नाम था मिस्टर अजीत पवार, इनका भी निधन हुआ था एक प्लेन क्रैश में, जिसके बाद यहाँ पर नई डेप्यूटी CM बना दी गई हैं सुनेत्रा पवार। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि राम सुतार जो बहुत ही फेमस स्कल्प्टर थे इंडिया के, इनका निधन हो गया है दिसंबर 2025 में और ख़ास बात क्या है 2025 में इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्रेजेंट किया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास कितने प्रतिशत कानूनी अधिकार हैं? यूनाइटेड नेशंस वुमेन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लीगल राइट्स कितने हैं वुमेन के पास इन कंपेयर टू मेन? आंसर हो जाएगा 64%। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना और उसे मजबूत करना के साथ जारी की गई है। यूनाइटेड नेशंस वुमेन की रिपोर्ट 2026 में दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कई गंभीर कानूनी अंतर सामने आए हैं।
54% देशों में बलात्कार की कानूनी परिभाषा सहमति के आधार पर निर्धारित नहीं है। लगभग 3/4 देशों में अभी भी कुछ परिस्थितियों में बाल विवाह की अनुमति है। 44% देशों में समान काम के लिए समान वेतन देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से अभी भी असमानता है पूरी दुनिया में। और इसी के साथ ये माना है यूनाइटेड नेशंस वुमेन ने कि 64% लीगल राइट्स होते हैं वुमेन के पास इन कंपेयर टू मैन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? न्यूयॉर्क शहर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, मार्च 2026 में भारत में एक रासायनिक इकाई से ओलियम गैस के बड़े पैमाने पर रिसाव की घटना कहाँ पर हुई है? तो ओलियम गैस लीकेज हुआ है फ्रॉम अ केमिकल यूनिट इन इंडिया। कहाँ से? महाराष्ट्र के पालघर से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2026 में महाराष्ट्र के पालघर जिले तारपुर औद्योगिक क्षेत्र के आसपास में एक रासायनिक कारखाने से खतरनाक ओलियम गैस का रिसाव हुआ, जिसके कारण प्रशासन को आपातकालीन कदम उठाने पड़ गए। ओलियम यानी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड एक अत्यधिक कोरोसिव यानी संक्षारक और जहरीला रसायन माना जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। ठीक है, तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल साबित होता है। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र के पालघर से ये लीकेज शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा और आपने सारे ही क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, मार्च 2026 में अमेरिका के नए गृह सुरक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? दूसरा प्रश्न है, जनवरी और फरवरी 2026 के दौरान मृत व्यक्ति द्वारा अंगदान के मामले में भारत का कौन सा राज्य है जो अग्रणी रहा? और तीसरा प्रश्न है, हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग कि आपको क्लास कैसी लगी। और इन केस अगर आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं दिख रहे हैं आपके मॉक टेस्ट में या फिर एग्जाम्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू ज़रूर डाल दीजिएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं उन्हें भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि 550 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में और कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसको समझने में। ठीक है, साथ ही जो हमारी ये ई बुक्स हैं ये डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का हमारा पेड वीडियो भी अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप हमारी एड फ्री वीडियो देख सकते हैं। इस कॉम्बो DCA में हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिना किसी ऐड के आप हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। और हम आपको 15 क्वेश्चंस का यहाँ पर टेस्ट देते हैं। 15 क्वेश्चंस की आपको PDF दी जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ ही इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। ये करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है।